नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ट्रस्ट के लोग रामलला के मंदिर के लिए दान के पैसों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वे इसकी ईडी और सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं, जबकि ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया है। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्म स्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है, तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है, और ये विवाद कहाँ पे ख़त्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की सियासत में कल रात एक बड़ा उलटफेर हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी में इस तरह फूट पड़ी कि चिराग पासवान अकेले रह गए। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने की अपील कर दी। अलग थलग पड़े चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन करीब 2 घंटों के इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी।
कहा यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस का तो सिर्फ कंधा है, बंदूक तो नीतीश कुमार ने चलाई है। लोक जनशक्ति पार्टी में अलग थलग कर दिए गए चिराग पासवान सोमवार दोपहर से पहले अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब 2 घंटे इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पार्टी सांसदों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला किया है। कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसकी पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ रहे हैं। ये सारा खेल वैसे रविवार को ही पूरा हो चुका था, जब पार्टी के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने की मांग की। सांसदों का मानना है कि चिराग ने नीतीश को निशाने पर लेकर पार्टी का काफी नुकसान किया है। मेरे लिए तो मेन वजह वो हुआ, पारस जी जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष से हटाना, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी रहा। जानकार मान रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू का हाथ है। हालांकि जेडीयू इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता रही है। तो इसके पीछे जेडीयू का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। हम लोग एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एलजेपी के नेता श्री चिराग पासवान ने एनडीए को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसके रहते एनडीए का भी संख्या बल कम हुआ और एलजेपी लगभग समाप्ति की तरफ चली गई, ये उससे उत्पन्न हुई निराशा है, कुंठा है और गुस्सा है। वैसे चिराग से अलग हुए गुट ने एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर है, लेकिन सवाल है अगर जेडीयू इन बागी सांसदों के पीछे है तो बीजेपी चिराग को अहमियत देगी या बागी सांसदों को। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते चिराग पासवान को बीजेपी की सह हासिल है, ये बात सब मानते रहे। उधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी टकराव जारी है। अब ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट का बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मी दोबारा तेज हो रही है। सचिन पायलट दिल्ली में हैं, वो आला कमान से मुलाकात करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, इस उम्मीद में कि बगावत करने के 11 महीने बाद उनकी मांगें पूरी कर ली जाएं। जयपुर में उनके समर्थक विधायक सरकार पर फोन टैपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं और बसपा से आए विधायक सरकार को अब चेतावनी दे रहे हैं कि वो ना होते तो गहलोत सरकार अब तक गिर चुकी होती। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुड़ा का गहलोत सरकार को खुली चेतावनी, अगर वो नहीं होते तो सरकार पिछले साल बच नहीं पाती। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं और जाहिर है अब सब अपना हक मांग रहे हैं। इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, कोई इसमें तो कोई मैथ्स, कोई गणित है ही नहीं। आज से लगभग 1 साल पहले 11 महीने हो गए, 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और यदि वो 19 विधायक कांग्रेस से चले गए थे, यदि 10 + 6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। अच्छा, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है और ये सीएम साहब इस मामले में करें, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो आज दिल्ली में जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, मुझे तो जहाँ तक समझता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है और इसका मतलब तो वफादारियाँ रही कहाँ जाएंगी। सचिन पायलट दिल्ली में है, मसले को सुलझाने की कोशिश में है। 11 महीने बाद भी उनके लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। जबकि उनके बगावत के बाद पिछले साल अक्टूबर में कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग में जगह मिली
और उसी साल दिसंबर में राजस्थान सूचना आयोग में शीतल धनकर को नियुक्त किया गया। वो बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर की भतीजी हैं और कांग्रेसी रणदीप धनकर की बेटी। मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तक क्यों नहीं हुआ है? सरकार का तर्क है कि कोरोना से पहले निपट लें। ये सब नियुक्तियां लेट हुई है या कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, ये सब तय करना कब कैसे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त 30 में से 21 तो बने हुए हैं, 21 तो कैबिनेट में है ही। ये सब, और खुद चीफ मिनिस्टर आप बताइए, तीसरी बार सीएम अशोक गहलोत जी, उनको कौन ज्ञान दे? वो खुद खिलाड़ी आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और इस वक्त लोगों को, आम जनता को मैं कह रहा हूं, ना तो किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मतलब है, उनको मतलब है कोरोना में हमारी जान कैसे बचेगी। लेकिन सचिन पायलट समर्थक शांत बैठते अब नहीं दिखाई देते। काम नहीं होने से लेकर फोन टैपिंग की शिकायत उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टैप हो रहे हैं, उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात। ऐसे में गणित क्या रहेगा? क्या पायलट गुट कुछ सिमट चुका है या अब ज्यादा विधायक असंतोष की राह पे है? ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।